हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और AIB 18 की प्रिपरेशन करने के लिए हम डेली इम्पोर्टेंट MCQ भी प्रैक्टिस। ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये केवल AIB 18 तक सीमित नहीं है। अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करें, चाहे आप LLB LLM एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इस लाइन के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि इस लाइन में यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है ये पढ़ते के साथ ही आपको पता चल रहा होगा कि एजुकेशन इज समथिंग दैट नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से एजुकेटेड होगे, तो आप अच्छे से अच्छा कमाओगे और आपकी सक्सेस जो है अच्छे से होगी। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको याद करते हुए हम आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं उन सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उन सभी कैंडिडेट का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं जो हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं। आप सभी को पता है एग्जाम की डेट फिर से चेंज हो गई है। 3 दिसंबर जो डेट थी उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है और 10 दिसंबर की एग्जाम की डेट यहाँ पर आ चुकी है। तो थोड़ा सा और समय हमें मिल गया है। अब डिस्कस करते हैं हमारे सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये, इसको समझते हैं और डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि कंसेप्ट को अच्छे से हम क्लियर कर पाएं। इसके रिगार्डिंग अगर और भी कोई क्वेश्चन बनता है तो उसके संबंध में भी हमें इंफॉर्मेशन हो जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 22 सब क्लोज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन इज पॉसिबल विदाउट द इंटरसेशन ऑफ एडवर्सरी बोर्ड फॉर ए पीरियड एक्सटेंडेड। फर्स्ट ऑप्शन है 1 मंथ, सेकंड ऑप्शन है 2 मंथ, थर्ड ऑप्शन है 3 मंथ, फोर्थ ऑप्शन है 6 मंथ। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 उपधारा 4 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की मध्यस्थता के बिना अधिक अवधि तक हिरासत में नहीं रखना, वो रखना संभव नहीं है। यानी कि अवधि से अधिक हिरासत में रखना संभव नहीं है, ये कहा गया है। अब कितनी अवधि से ज्यादा? क्या 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या फिर 6 महीना? इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट, वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। यानी कि 3 महीने से ज्यादा जो है उसे नहीं रखा जाएगा। अब ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है ये क्या कह रहे हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 22 किस बारे में बात करता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, जो केसेस वहां पर बताए गए। और ये हमारा 3 मंथ आंसर है। ये कहाँ से हमारा आया है? आर्टिकल नंबर 22 सब सेक्शन सब सेक्शन सब सेक्शन 4 से, जो क्या कहता है मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। नो लॉ नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन shall authorize the detention of a person for a longer period than
3 मंथ। तो इसका हमारा सही जवाब क्या है? थर्ड ऑप्शन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ ले हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। द कॉन्स्टिट्यूशन 102 तो 2 अमेंडमेंट एक्ट 2018 गिव ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर ए बैकवर्ड क्लासेस विच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में कहा गया है इसके बारे में, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस? पहला ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 340 कैपिटल ए, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 338 कैपिटल ए, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 340 कैपिटल बी, फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 330 कैपिटल 338, 340 एंड 338। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि संविधान के 102वें संशोधन अधिनियम 2018 ने इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो इसका जो हमारा सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 338 इस बारे में बात करता है। किस बारे में बात करता है? जो बात करता है हमारा नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। 330 338 338 बी। अब हम बात करते हैं 338 ए किस बारे में बात करता है, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि 338 किस बारे में बात करता है तो आपको पता हो। ये बात करता है हमारा, ये बात करता है हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं 340 के बारे में, तो यहाँ पर सेक्शन 340 है, ना कि 340 कैपिटल ए है। तो वो किस बारे में बात करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट, क्योंकि डायरेक्ट जो है सब हेडिंग से क्वेश्चन बन जाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ये आपको पता चल गया। सेक्शन 338 कैपिटल ए आपको पता चल गई, 338 कैपिटल बी आपको पता चल गई, 340 क्या कह रहा है ये सेक्शन आपको पता चल गई। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड द चेयरमैन इन द न्यूली कॉन्स्टिट्यूट नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस हैव बीन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज। कितने मेंबर कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे? पहला ऑप्शन है 5 मेंबर, दूसरा है 7, तीसरा है 9 और चौथा ऑप्शन है 11। यानी कि हिंदी में इसका क्या अर्थ है? नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या संवैधानिक रूप से निर्दिष्ट की गई है। वो कितनी की गई है, कौन सा सेक्शन बात करता है? तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 5। अब किस आर्टिकल में ये बताया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 338 बी बारे में बात करती है, जो कि क्या कहती है कि एक तो होगा चेयरपर्सन, एक व्यक्ति होगा जो कि चेयरपर्सन होगा, दूसरा व्यक्ति होगा वाइस चेयरपर्सन। इसके अलावा तीसरा क्या है कि 3 अदर मेंबर्स होंगे जो कि शामिल, तो टोटल मिलाकर ये हो गए 5। तो इसलिए इसका जो है 5 आंसर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। द चेयरमैन ऑफ ए नेशनल कमीशन फॉर ए बैकवर्ड क्लासेस इज अपॉइंटेड बाय। अब किसके द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है? पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, थर्ड ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
फोर्थ ऑप्शन है द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर राष्ट्रपति, या फिर थर्ड ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति, फोर्थ ऑप्शन है पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये पर्टिकुलर आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल नंबर 338 बी के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। कॉन्स्टिट्यूशन 103 यानी 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 मेड चेंज इन, यानी कि किसमें जो है चेंज की बात कही गई थी? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 14 और 15, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 15 एंड 16, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 14 एंड 16, फोर्थ ऑप्शन है इन सभी आर्टिकल में आर्टिकल 14, 15 और 16 में बदलाव के बारे में बात की गई है। तो इसका कौन सा सही जवाब है? इसका हमारा सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 16। अब हमें इन सभी आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। ये सभी आर्टिकल आते हैं राइट टू इक्वेलिटी के अंदर, जिसके अंदर हमारा जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 40 की, तो ये बात करता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ के बारे में। जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 50 की, तो ये बात करता है प्रोहिबिशन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ। ये आपको सीरीज याद रखनी काफी जरूरी है, क्योंकि इसके सीरीज का भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था। सबसे पहला आता है हमारा रिलीजन, उसके बाद आता है हमारा रेस, उसके बाद आता है हमारा कास्ट, उसके बाद आता है हमारा सेक्स, और उसके बाद आता है हमारा प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये सीक्वेंस आपको याद करनी जो है जरूरी है। ये सीक्वेंस पर एज इट इज क्वेश्चन जो है पिछली बार पूछा गया था। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 की, तो आर्टिकल नंबर 60 किस बारे में डील करता है? इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि काम करने में सभी को इक्वल समझा जाएगा। तो ये सभी आर्टिकल जो है इम्पोर्टेंट है और आपको याद करने होंगे। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है समझते हैं। एक असर्शन और एक रीजन बताया गया है, आपको बताना है कि इन सभी में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। पहले असर्शन पढ़ते हैं। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजियन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administered educational institution of their choice। बात करते हैं, बिल्कुल सही है। कौन सा आर्टिकल इस बारे में बात करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में बात करता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली स्टेटमेंट जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपको यहाँ पर इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय द माइनॉरिटी आर नॉट एंटाइटल्ड टू गवर्नमेंट एड एंड गवर्नमेंट इज नॉट अंडर द ऑब्लिगेशन टू गिव एड। ये जो है सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि जो फर्स्ट यानी असर्शन है वो सही है, लेकिन जो सेकंड रीजन है वो है गलत है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी में मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया है, इसको आप देख लीजिए। इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता चुका हूँ।
थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये, इसको समझते हैं। ये सभी स्टेटमेंट दी हुई है, इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्या ये सही है? सेकंड ऑप्शन है, द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी was granted by the constitution initially शुरुआत में, but it has since been removed from the list of the fundamental right by the constitution 42nd amendment act 1976। थर्ड ऑप्शन है, the fundamental right to private property which was granted by the original constitution has been made more sacrosanct by the constitution 42nd amendment act 1976। और फोर्थ ऑप्शन है, द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली बट इट हैज बीन सिंस बीन रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट। एक तो यहाँ पर जो है ईयर का डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर बात की गई है कि क्या इसे अमेंड कर दिया गया था, क्या इसको जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का राइट था, कौन सा पर्टिकुलर आर्टिकल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कौन सा पर्टिकुलर जो आर्टिकल है जो कि डील करता है इससे, हमारा आर्टिकल नंबर 13(1), जिसको क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। पहले इसको जो है फंडामेंटल राइट माना गया था, लेकिन अमेंडमेंट के द्वारा, कौन सी अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, और कौन से साल की, 1978 की। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट में आर्टिकल नंबर 31 को पढ़ेंगे तो नीचे ही आपको जो है अमेंडमेंट इंसर्ट के बारे में भी बताया होगा। तो वहां से आपको इस चीज को देखना है, और इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। आर्टिकल नंबर 31 जो बात करता था इसके बारे में, जो बात करता था कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब इसे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। इसका हिंदी में अनुवाद यहाँ पर है, इसको भी अगर आप चाहें तो मैं पढ़ देता हूँ। फोर्थ ऑप्शन में पढ़ देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस बारे में बात कर रहा है। निजी संपत्ति का मौलिक अधिकार प्रारंभ में संविधान के द्वारा प्रदान किया गया था, लेकिन तब से इसे संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। 42nd जो वो 44th यानी कि 44वीं, सॉरी 44th, हिंदी में ट्रांसलेशन में दिक्कत हो गई, 44th अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसे क्या कर दिया गया था, इसे जो है रिमूव कर दिया गया था हमारे फंडामेंटल लिस्ट से। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कैन नॉट बी टेकन बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ही कैन डायरेक्ट द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑब्जर्व सच कैनन ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एज टू बी डीम्ड डिजायरेबल। सेकेंड ऑप्शन है, ही कैन बी सस्पेंड ऑल द फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, ही कैन ऑर्डर रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ सिविल सर्वेंट्स। फोर्थ ऑप्शन है, ही कैन ऑर्डर ए रिडक्शन ऑफ द सैलरीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया जा सकता, यानी कि कौन सा स्टेप नहीं लिया जा सकता, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कह रहा है वह केंद्र और राज्य को वित्तीय संपत्ति के ऐसे सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकता है जैसा कि वह वांछनीय समझता है। सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है वह सभी सिविल सेवाओं के वेतन और भत्ते में कटौती का आदेश दे सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है
वह सर्वोच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती का आदेश दे सकते हैं। तो कौन सा इन सभी में से सही कदम नहीं उठाया जा सकता इमरजेंसी के दौरान, वित्तीय आपातकालीन के दौरान? तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका जो आपको रिलीवेंट सेक्शन है, जब हम बात करते हैं सस्पेंशन की इमरजेंसी के दौरान, तो आपको दो आर्टिकल जो है पढ़ने होंगे। एक तो है हमारा आर्टिकल नंबर 359 और हमारा है 316। इन दोनों को आपको पढ़ना है। 359 जो कि पर्टिकुलर इस क्वेश्चन से संबंधित है, लेकिन 360 भी आपको पढ़ना है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बता देता हूं इसकी क्या सब हेडिंग है 359 की। सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्म बाय द पार्ट 3 ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 360 की, तो उसकी सब हेडिंग क्या है? प्रोविजन एज टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसके संबंध में डिटेल डिस्कशन आपको कर लेनी है। इसको एक बारी बेयर एक्ट से इन सेक्शंस को रीड कर लेना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इन सभी में से कौन सी करेक्ट मैच नहीं है? बात करते हैं पहले ऑप्शन के बारे में, अरेस्ट बाय द प्राइवेट पर्सन, सेक्शन नंबर 42। सेकंड ऑप्शन है अरेस्ट बाय द मजिस्ट्रेट, सेक्शन नंबर 44। कहां से लिया गया है? सीआरपी। थर्ड ऑप्शन है अरेस्ट हाउ मेड, सेक्शन नंबर 46 ऑफ सीआरपीसी। फोर्थ ऑप्शन है अरेस्ट बाय पुलिस विदाउट वारंट, सेक्शन नंबर 41 ऑफ सीआरपीसी। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, तो अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन किस सेक्शन से डील करता है? सेक्शन नंबर 43 से। तो पहला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्राइवेट पर्सन के द्वारा अरेस्ट किया जाता है तो वो दिया गया है हमारे सेक्शन नंबर 43 के अंदर। इसके अलावा बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। इन ए क्रिमिनल केस फैक्ट इन इशू इंक्लूड, इस चीज को इंक्लूड करता है। पहला ऑप्शन है फाइलिंग ए चार्जशीट बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सेकंड ऑप्शन है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ड्यूरिंग द मजिस्ट्रेट। थर्ड ऑप्शन है एफआईआर। फोर्थ ऑप्शन है इन सभी को। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के मजिस्ट्रेट के द्वारा जब भी चार्ज फ्रेम किया जाता है तो उसे फैक्ट इन इशू के अंदर, क्रिमिनल केस के अंदर शामिल किया जाता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है? The maximum period for which the magistrate may send the arrest person in a police custody, मैक्सिमम कितने समय तक रखा जा सकता है पुलिस कस्टडी में? इजी क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा। 14 दिन, 15 दिन, 60 दिन, 90 दिन। हिंदी में भी आपको पता चल गया है कि मजिस्ट्रेट अधिकतम किसी भी अवधि के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस हिरासत में भेज सकता है, मैक्सिमम 15 दिन के लिए। मैक्सिमम कितने समय के लिए? 15 दिन के लिए। कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन है ये भी आपको पता होना चाहिए, सेक्शन नंबर 167 ऑफ सीआरपीसी। कहाँ पर लिखा गया है? सेक्शन नंबर 167 के सब सेक्शन 1 में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है। जो बात करता है किसके वो बारे में, इसकी सब हेडिंग में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जो बात करता है प्रोसीजर when investigation cannot be completed within 24 आवर। तो ऐसे में यहीं पर डिफॉल्ट बेल का भी प्रोविज़न आपको देखने को मिलता है कि जब आपको डिफॉल्ट बिल मिल जाएगी, पर्टिकुलर प्रोविज़न को आपको डिटेल में पढ़ लेना है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है? इसका कौन सा सही जवाब है वो मैं ऑलरेडी आपके समक्ष हाईलाइट कर चुका हूँ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसको आपको भूलना नहीं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट को तो पता भी होगा। इफ ए वुमेन सेंटेंस टू ए डेथ इन ए is founded to be a pregnant and her death sentence may be commuted to the life imprisonment। काफी छोटी सी सेक्शन है
लेकिन स्टूडेंट जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो इसका कौन सा सही जवाब है? सीआरपीसी 1973 के तहत यदि मौत की सजा पाने वाली महिला गर्भवती पाई जाती है तो उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, यानी कम्यूटेड किया जा सकता है। तो किसको? हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट कम्यूट कर सकती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। प्राइवेट पर्सन में बी अरेस्ट एनी पर्सन हु इज इन द प्रेजेंस कमिटेड, यानी कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है, ना तो कोई पुलिस अधिकारी है ना मजिस्ट्रेट है, और उसके समक्ष उसने किस तरीके का अपराध किया है कि उसे वो पकड़ लेगा। यानी कि प्राइवेट पर्सन उस व्यक्ति को, उस अपराधी को पकड़ सकता है और उसे पुलिस को प्रेजेंट कर सकता है कि इसने ये अपराध कमिट किया है। पहला ऑप्शन है नॉन बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सेकंड ऑप्शन है बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस, थर्ड ऑप्शन है बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, फोर्थ ऑप्शन है नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस। आप सभी को पता है नॉन बेलेबल गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं। तो ऐसे में अगर कोई ऑफेंस करता है तो प्राइवेट व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, उस अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है अगर उसके प्रेजेंस में कोई भी ऑफेंस कमिट करता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। A confession made under section 164 of CRPC 1973 can be recorded by the magistrate during the course of ट्रायल के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ट्रायल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन बट द ट्रायल और इंक्वायरी जब स्टार्ट हो रही है उससे पहले। तो ये आपको 164 के सब सेक्शन 1 के अंदर इसका जवाब आपको देखने को मिलेगा। कौन सा इसका सही जवाब है? इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। कौन सा सही जवाब है? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल इसका जो है सही जवाब है। जब हम बात करते हैं कन्फेशन सेक्शन नंबर 164 के बारे में, तो ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, यानी कि 164 के अंदर बयान भी दर्ज किए जाते हैं और कन्फेशन भी यहाँ पर की जाती है। तो ये आपको जो है पता होनी चाहिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसके अलावा जब हम बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में, सॉरी माइक जो है थोड़ा गया हो। हाँ, बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। इसके अलावा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। जो ये पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पर बात की गई है वुमेन की प्रेगनेंसी के बारे में, तो पर्टिकुलर सेक्शन कौन सा है ताकि आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से खोज पाए। तो 416 जो सीआरपीसी का सेक्शन है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, जिसकी सब हेडिंग क्या है? पोस्टपोनमेंट ऑफ ए कैपिटल सेंटेंस, यानी कि जब आपको मृत्युदंड दिया जाता है ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये आपको याद रखना है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप ले पा रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। Which of the following provision of the CRPC 1973 empowered the magistrate to visit and inspect any place in which the offence is alleged has to be committed? फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 310, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 311, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 312, फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 313। सीआरपीसी 1973 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मजिस्ट्रेट को किसी भी स्थान पर जाने और निरीक्षण करने का अधिकार देता है जहां अपराध जो है हुआ है, आरोपी ने अपराध कमिट किया है। तो कौन सा इसका सही जवाब है? तो इसका पर्टिकुलर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है। सेक्शन 310 इस बारे में बात करती है, जो विजिट और इंस्पेक्शन की बात करती है, जो बात करती है लोकल इंस्पेक्शन के बारे में, यानी कि जो मजिस्ट्रेट साहब है वो लोकल इंस्पेक्शन जो है वहां पर जाकर कर सकते। बात करते हैं सेक्शन नंबर 311 की। तो ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है पावर टू समन मटेरियल
विटनेस एंड एग्जामिन पर्सन प्रेजेंटेड, यानी कि जो व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट है उसको एग्जामिन करना, जो विटनेस है उसको एग्जामिन करना, इसके लिए समन भेजने की पावर की बात की गई है। जब हम बात करते हैं 312 की, तो ये बात करता है कंप्लेनेंट और विटनेस के एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस, यानी कि जब भी किसी गवाह को गवाही के लिए बुलाया जाता है तो जिस पार्टी ने ये कहा है कि हम इस गवाह को बुलाना चाहते हैं तो वो पार्टी उसको एक्सपेंस जो है देगी। जब हम बात करते हैं 313 जो कि ऐसे की बात करती है, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज के बारे में बात करती है, जिसकी सब हेडिंग है पावर टू एग्जामिन एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज पर्सन, यानी कि एक्यूज पर्सन का यहाँ पर एग्जामिन करने की पावर दी गई है। तो 313 के अंदर ऐसे कब होता है, तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस खत्म होने के तुरंत बाद, और इसमें शेल वर्ड का यूज किया गया है जो कि मैंडेटरी है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हु अमंग द फॉलोइंग नॉट एंटाइटल्ड टू टेक क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125, काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है अनमैरिड सिस्टर, सेकंड ऑप्शन है एडॉप्टेड मदर, थर्ड ऑप्शन है डिवोर्स वाइफ हु डज नॉट रीमैरिड, फोर्थ ऑप्शन है इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा करने का हकदार नहीं है? अविवाहित बहन, अविवाहित बहन, एडॉप्टेड माता, जो भी अडॉप्ट किया गया है मदर को, उसको तलाकशुदा पत्नी जो कि पुनर्विवाह उसने नहीं किया है, और फोर्थ ऑप्शन है अवैध नाबालिग बच्चा। तो जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 125 की, तो यहाँ पर मेंटेनेंस 3 व्यक्ति क्लेम कर सकते हैं। पहली तो वाइफ्स, दूसरा ऑप्शन है चिल्ड्रंस, थर्ड ऑप्शन है पेरेंट्स। तो ये 3 व्यक्ति है जो इस सेक्शन के अंदर जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो इसका कौन सा सही जवाब है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी 1973 रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ ए विक्टिम ऑफ ए एसिड अटैक? सबसे पहला ऑप्शन है सेक्शन 357 कैपिटल ए, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 357 कैपिटल बी, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 357 कैपिटल सी, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। थोड़ा फास्टली करते हैं, टाइम काफी ज्यादा हो गया है, तो एक दो क्वेश्चन ही रह गए हैं, बस पेशेंस बना कर रखिएगा। सीआरपीसी 1973 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा एसिड हमले के पीड़ित के उपचार के संबंध में बात करती है? तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, सेक्शन नंबर 357 कैपिटल सी। जब हम बात करते हैं 357 कैपिटल ए की, तो ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में, कंपनसेशन स्कीम के बारे में बात करता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जब हम बात करते हैं इसके बारे में 357 बी के बारे में, तो ये बात करता है कंपनसेशन, क्योंकि ये कुछ ऐसी सेक्शन है जिसको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। कंपनसेशन टू बी इन एडिशन टू फाइन, यानी कि उस फाइन के रूप में शामिल किया जाएगा अंडर सेक्शन 326 ए और 376 डी ऑफ आईपीसी, कि अगर ये सभी ऑफेंस किए हैं जो मेंशन किए गए हैं तो उसको जो है कंपनसेशन दी जाएगी। ये आपको पता चल ही गया। थर्ड ऑप्शन जो बात करता है ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम ऑफ ए एसिड अटैक के बारे में। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी रिलेटेड टू द लीगल एड एक्यूज एज ए स्टेट एक्सपेंसेस, यानी कि स्टेट एक्सपेंसेस पर किसको दिया जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 304 इस बारे में जो है डील करता है।
बात करते हैं 305 की। तो 305 किस बारे में डील करता है ये आपको पता होना चाहिए, जो बात करता है प्रोसीजर व्हेन कॉरपोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एक्यूज्ड। ये ऐसी सेक्शन है जिसे पहले भी पूछा गया है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 306 की, ये बात करता है टेंडर टू पार्डन टू कंप्लायंस। जब हम बात करते हैं 307 की, तो ये बात करता है पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन के बारे में। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन है जो आपको एक बारी रीड कर लेनी है बेयर एक्ट से। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन ट्राई समरली ऑफेंसेस मेंशन अंडर सेक्शन 260 ऑफ सीआरपीसी। फर्स्ट ऑप्शन है सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दूसरा ऑप्शन है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एमएम। थर्ड ऑप्शन है एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेसिफाई एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है, इन सभी के बारे में बात की गई है जो कि समरली ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने हैं। जब हम बात करते हैं समरली अगर ट्रायल चलाया जाता है तो पर्टिकुलर सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, 260 से लेकर 265 तक। जब हम बात करते हैं समन केसेस की, तो समन केसेस कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं। जब हम बात करते हैं वारंट केसेस की, वारंट केसेस जो कि किसके द्वारा चलाए जाते हैं, मजिस्ट्रेट के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उसकी पर्टिकुलर सेक्शन कौन सी है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं वारंट केसेस की, तो सेक्शन नंबर 238 से लेकर के 238 से लेकर के कहाँ तक है, 250 तक है। 251 से लेकर के 259 तक जो है हमारा समन केस है। और समरी ऑफेंस के बारे में बात की गई है 260 टू 265 के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं, जस्ट वेट। एक क्वेश्चन हमारा लेफ्ट है, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट वेट, थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा इस वीडियो का है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड अंडर सेक्शन 110 ऑफ सीआरपीसी 1973 फॉर द फर्निशिंग सिक्योरिटी प्रिस्क्राइब फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर। यानी कि जब हम बात करते हैं किसी हैबिचुअल ऑफेंडर की, तो हैबिचुअल ऑफेंडर के गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी पर्पस की बात की जाती है। तो यहाँ पर हिंदी में क्या अर्थ है, सीआरपीसी 1973 की धारा 110 के तहत अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए सुरक्षा प्रदान करने की अधिकतम अवधि क्या होगी। 6 महीने होगी, 1 साल होगी, 2 साल होगी या फिर 3 साल होगी। यहाँ पर बात की जा रही है हैबिचुअल ऑफेंडर की। तो इसकी जो समय अवधि होगी वो 3 वर्ष होगी। तो इसका ये जो है सही जवाब है। वीडियो को हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अदरवाइज आप जो है बोर हो जाएंगे।